1987 में डोनाल्ड ट्रंप 41-42 ईयर्स के थे। उन्होंने ये किताब लिखी थी, डोनाल्ड ट्रंप की ये किताब जो वो क्लेम करते हैं कि बहुत हॉट सेलिंग बुक है, द आर्ट ऑफ द डील। एंड डोनाल्ड ट्रंप बार बार, हम जब से ये साल शुरू हुआ है तब से हम ये सुन रहे हैं, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, वेनेजुला के कॉन्टेक्स्ट में, इनफैक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि अगर ये सब देश मेरे साथ डील कट नहीं करेंगे तब तक मैं इनके टुवर्ड्स अपना दरियादिली नहीं दिखाऊंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि डील कैसे करनी है, कैसे ब्रेक करनी है, इसकी कला सिर्फ उनको आती है। लेकिन अब अगर ये सोच के उनको अच्छी नींद आती है तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि जो इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील साइन हुई है, हमारे पास अभी फाइन प्रिंट नहीं आया है, जो ब्लू प्रिंट है उस डील का भी हमारे पास नहीं आया है, लेकिन इस डील में जो बातें आई हैं हमारे सामने, इसमें श्रेय देना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी इंडियन डिप्लोमेसी की। इंडियन डिप्लोमेसी और मोदी जी और जयशंकर जी की डिप्लोमेसी के नेतृत्व में इंडिया अमेरिका के बीच में ये ट्रेड डील साइन हुई है, जो कि ये भी दिखाता है, और ये बात अकेला मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं कोई अनभक्त नहीं हूं, ये बात आपको जो मैं बता रहा हूं ये हमारे बिलवेड सी राजा मोहन ने भी कही है अपने आर्टिकल में इन द इंडियन एक्सप्रेस। सी राजा मोहन ये कहते हैं कि ये डील दर्शाता है इंडिया का रेजिलियंस, इंडिया की एबिलिटी टू विदहोल्ड द स्टॉर्म्स एंड टू विदहोल्ड द प्रेशर्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोज करे थे पिछले एक साल में। आइए इस बात को समझेंगे, ना कि केवल एक ट्रेड डील के पर्सपेक्टिव से, बट इसमें इंडिया की डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक विन क्या थी, उस बात को भी यहां पे समझेंगे बेस्ड अपॉन द आर्टिकल जो कि सी राजा मोहन ने अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था। डैडी ऑफ ऑल डील्स, द डैडी ऑफ ऑल डील्स, the mother of all deals was the FTA between India and European Union, and the daddy of all deals is this deal with India, between India and America, because इसके ramification बहुत ज्यादा हैं। And let me tell you, जो विक्टर हुगो की कहावत थी, एक फेमस सेइंग जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था 1991 के बजट को पास करते हुए, आज वो कहावत को मैं रिटरेट करना चाहता हूं। नो आर्मी, नो फोर्स, नॉट इवन गॉड कैन विथस्टैंड एन आइडिया whose time has arrived, whose time has come. And this is the moment for India. India का deeper economic integration with European Union, with Australia, with Canada, with New Zealand, with UK, with USA. This is a moment for India that how we can showcase that how we can be of a great significant force. We can be a driver of economic growth, prosperity, not only within India, but also with these countries. It is time to demonstrate and showcase Indian talent, the demographic dividend of India, and also the ability and the skill set of young Indians. Now, a week after India and European Union signed the mother of all trade deals, came on the 2nd of February, this tweet by Modi ji and Donald Trump. Donald Trump ने अपना ट्रुथ सोशल पे हैंडल पे डाला था, मोदी जी ने ट्विटर के हैंडल पे अपना ट्वीट किया था, एक्स के हैंडल पे ट्वीट किया था कि इन दोनों देशों के बीच में डील तय हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अरे आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर मोदी जी, एज पर हिज रिक्वेस्ट, दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग, that immediately we have agreed to a trade deal. अरे भैया, you were crying, you were the one who were crying like a cry baby all this while. Make a deal, नहीं तो मैं टैरिफ डाल दूंगा। But look at the way he's saying, look at the way he's so obsessed with his power, look at the way he's so obsessed with himself. And he's saying that, oh, just because Modi ji requested, I have agreed that, okay, I'll give him a trade deal. Berhal, we have also learned in the last 1 year of how to play and of how to really, shall we say, I mean, हमको भी इस बात की समझ आ चुकी है कि इनकी ईगो को कैसे सेटिस्फाई करना है, इनकी ईगो को कैसे हमेशा गुड ह्यूमर में रखना है। बहरहाल हमारे लिए एक विन क्या हुई है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट बैरियर्स फेस कर रहे थे, जो टैरिफ है, टैरिफ अमेरिका ने जो इंडिया पे 25 से 18% पे कर दिया है, दिस इज द लोएस्ट। चाइना पे 37% है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे 19 to 20% है, तो यानी कि हमारे प्रति जो टैरिफ है अब बहुत कम हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ एज व्हाट द टैरिफ इज ऑन चाइना। 37% चाइना पे है, 18% इंडिया पे है। Now, as per Trump, America is now decreasing the punitive 25% duty on all imports coming from India over its purchases of the Russian oil. And apparently यहां पे भी क्लैरिटी नहीं आई है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इंडिया वुड बाय ऑयल फ्रॉम यूएसए, जो कि वेनेजुएला से यूएसए एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, और वो डिस्काउंटेड प्राइस पे करेगा, अमेरिका ये कह रहा है।
और अमेरिका ये भी कह रहा है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। लेकिन रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और रशिया की जो, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, उन्होंने ये बयान दिया है कि हमको तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, इंडिया ने अभी कोई ऐसा नहीं कहा कि हम रशिया से ऑयल लेंगे कि नहीं लेंगे, अभी तक तो हम ऑयल इंडिया को दे रहे हैं। जो फाइन प्रिंट है वो तभी हमारे सामने आएगा जब वो डील है पब्लिक डोमेन में सामने आएगी। बट बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लेगा। अब यहां पे इंडिया की डिप्लोमेसी भी टेस्ट की जाएगी कि इंडिया कैसे इस डील के चलते कैसे वो अलाइव रख पाता है अपना फाइन बैलेंसिंग स्टैंस, कैसे वो ये जो टाइट रोप वॉकिंग करता आ रहा है बिटवीन कीपिंग अमेरिका एंड रशिया बोथ हैप्पी ऑन रिस्पेक्टिव एंड्स, कैसे इंडिया ये कर पाएगा एट द सेम टाइम इस डील की कंडीशंस को भी सैटिस्फाई कर पाए और एट द सेम टाइम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी को भी प्रायोरिटाइज कर पाए। सी, we have made it very clear to the rest of the world that look, we are catering to our energy security, we are catering to our national interest, and if Russia is giving us oil at a cheaper price than the rest of the world, we are willing to buy that because we are an oil dependent country and we cannot afford to lose discounted oil coming from Russia. Tomorrow if Venezuela is able to give us discounted oil under the control of America, fine, we will see what we can do, but doesn't mean that anybody can dictate us कि हम किससे oil लेंगे किससे नहीं लेंगे। इंडिया ने एग्री करा है, हालांकि अभी कोई फाइन प्रिंट हमारे सामने नहीं आया, बट इंडिया ने एग्री करा है कि इंडिया टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस कर देगा। यानी कि टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो कि बेसिकली कम कर रहे हैं, जो कि अमेरिकन एक्सेस को इंडियन मार्केट्स में कम कर रहे हैं, तो उन टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को इंडिया कह रहा है कि वो जीरो पे ले आएगा, बिल्कुल जीरो पे ले आएगा। एंड दिस मीन्स कि इन प्रिंसिपल इंडिया ने कमिट करा है या कि वो रिड्यूस करेगा और ग्रेजुअली फेज आउट करेगा ऑन द ड्यूटीज ऑन सिलेक्टेड यूएस प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में आएंगे या आ रहे हैं। एकदम से एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आज अगर अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं तो आज अनाउंस कर दिया कि जीरो ड्यूटी है। ग्रेजुअली हम उसको फेज आउट करेंगे, 0% पे लेके आएंगे ताकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, अमेरिकन कंपनीज को वाइडर इंडियन एक्सेस मिल सके। नॉन टैरिफ बैरियर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग रूल्स आते हैं, कोटाज आते हैं, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट हो गया, लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स हो गया, रेगुलेटरी प्रोसीजर्स आते हैं। अब ये सब चीजें जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं ये बेसिकली मार्केट एक्सेसिबिलिटी को लिमिट करते हैं। तो देयरफॉर इस डील के चलते इंडिया कह रहा है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी हम एलिमिनेट कर देंगे ग्रेजुअली। और ट्रंप ने यह कहा है कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है, ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि भैया इंडिया विल परचेज ओवर $500 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। अब देखो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि $500 बिलियन का जो एक्सपोर्ट अमेरिका करेगा इंडिया को, दैट वुड बी रिलेटेड टू एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कोल एटसेट्रा। इंडिया के लिए भी यहां पे एडवांटेज बहुत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे एडवांटेज अमेरिका के लिए है, इंडिया के लिए बहुत एडवांटेज है। बिकॉज देखो इंडिया के लिए यहां पे कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ गई है। इंडिया का 18% टैरिफ है, इंडिया के ऊपर टैरिफ 18% है, विच इज लेसर देन द 37% imposed on China and the 20% imposed on Bangladesh and even the 19% imposed on Pakistan। तो ये लेवरेज इंडिया के पास है। Alright, and with this India has now received a competitive edge in exports compared to the other Asian countries। तो ये ट्रेड डील will be very effective immediately, जो कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को मदद करेगा to get more accessibility in the US market। और जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री है, सी फूड है, हम श्रिम्प फार्मर्स की बात करें आंध्र प्रदेश की, या केमिकल सेक्टर की बात करें, ये डील उन लोगों के लिए, इन सेक्टर्स के लिए गॉड सेंड है, भगवान का वरदान है। स्पेसिफिकली जो श्रिम्प फार्मर्स हैं आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है ये डील। बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स उनके जो प्रोडक्ट्स थे, उनके जो फिशरीज थे, सी फूड प्रोडक्ट्स थे, वो नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहे थे, काफी बैरियर्स आ रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। और ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के लिए। अंडरस्टैंड वन थिंग, वियतनाम, बांग्लादेश जैसी जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर अभी भी टैरिफ ज्यादा है, 20% बांग्लादेश के ऊपर है, मोर देन 19% वियतनाम के ऊपर है। तो इंडिया के ऊपर टैरिफ कम है, और बांग्लादेश और वियतनाम काफी सारे गारमेंट्स और ये सब चीजें, टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो अब यहां पे इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। देखो पाकिस्तान एक बहुत अच्छा फ्रेंड बना हुआ है अमेरिका का, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी 19% टैरिफ है। स्टिल वी आर 1% लेसर देन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान जो इतनी मोहब्बत, इतनी दोस्ती दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इतनी दोस्ती उन दोनों के बीच में बढ़ चढ़ के हो रही है, फिर भी पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ ज्यादा है। अब हमको मोमेंटम लूज नहीं करना है। अगर अभी हमने मोमेंटम लूज कर दिया, अगर अभी इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए होगा। तो वंस अगेन गारमेंट्स, सी फूड, टेक्सटाइल, केमिकल्स, ये सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा वरदान है।
क्योंकि यहां पे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ लो टैरिफ्स। अब हमको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर करना है। एडिशनली जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स दे फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका। जो इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहा है उसमें से इंजीनियरिंग गुड्स दे फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर। इसमें आपके ऑटो कंपोनेंट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी आती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आता है, कैपिटल गुड्स आते हैं। तो ये एक्सपोर्ट्स टिपिकली ऑपरेट करते हैं सिंगल डिजिट मार्जिन पे। तो देयरफॉर टैरिफ चेंजेस इसमें अगर इमीडिएटली आ रहे हैं सो ऑल द मोर ये एक्सपोर्ट्स और रेलेवेंट होंगे। नाउ अमेरिका की जो इंडिया के साथ ट्रेड डील है ये बहुत जरूरी, बहुत इंपेरेटिव मानी जा रही थी फॉर द पॉलिसी मेकर्स एट अ टाइम जब हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है काफी स्टेबल है, लेकिन जो हमारा रुपी है अगेंस्ट द डॉलर वो काफी डेप्रिशिएट कर रहा है। रुपी इज ऑलरेडी अबव 91 लास्ट वीक। स्टॉक मार्केट में भी काफी फ्लक्चुएशन हम देख रहे थे। नाउ विद दिस डील एंड ऑल्सो विद द पासिंग ऑफ द बजट, और उस बजट को पास हुए को भी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, rupee is expected to strengthen and the markets will obviously improve and therefore that will give good dividends to the stock market में जो investors हैं, and therefore portfolio investors भी जो बहुत सारा पैसा withdraw कर रहे थे इंडिया से, वो अब भर भर के पैसा इंडिया में लेके आएंगे। तो यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो एंग्लो सैक्सन पावर्स हैं, एंग्लो सैक्सन कंट्रीज जो हैं, इनके साथ इंडिया का ट्रेड डील होना बहुत बड़ी बात है। और ये अपने आप दिखाता है कि जो ग्लोबल ट्रेड है, जो ग्लोबल ट्रेड मैप है, वो इंडिया के पलड़े, इंडिया के फेवर में के टुवर्ड्स टिल्ट कर रहा है, इंडिया का पलड़ा भारी हो रहा है। तो इंडिया के पास अभी एडवांटेज है बिकॉज जो लार्ज मार्केट्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वो अभी भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। चाइना अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में फेंक रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वेस्टर्न कंट्रीज एंटी डंपिंग ड्यूटीज का इस्तेमाल करके उन प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं कि वो उनके कंट्रीज में ना आए। तो चाइना के खिलाफ ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स उठाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, और यहां पे इंडिया के लिए एडवांटेज है बिकॉज इंडिया वन बाय वन इन सभी देशों के साथ और इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर रहा है। सबसे बड़ा यहां पे चैंपियन रहने वाला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। एस्टिमेट ये है कि $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर कर सकता है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बहुत नेसेंट स्टेज में था आज से 3-4 साल पहले। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी थी, 2011 में पास आउट हुआ था, और उस टाइम पे भी यही कहा जाता था कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जॉब्स नहीं है, आपको आईटी में ही जाना पड़ेगा। तो आईटी में ही जॉब करनी पड़ी। जिस डिग्री में इंजीनियरिंग करी उसमें जॉब्स नहीं थी। आज 2026 है और आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जो सिचुएशन है दैट इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज 15 इयर्स बैक। यहां तक कि हम इस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि हम इस बात का पूरा दावा है, आश्वासन है कि $100 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स हम अचीव कर पाएंगे इस $500 बिलियन की ट्रेड डील में विद अमेरिका। तो यानी कि $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हो सकता है। ऑलराइट, बिकॉज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है पिछले कुछ सालों में। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स which the country has outlined as a very important economic driver stood at rupees 3.27 lakh crore which is around $38 billion in 2024-25। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, यानी कि सबसे बड़ी मार्केट हमारे लिए कौन सी है, वो है अमेरिका। So what is also increasingly being seen as a positive thing for India is the slightly lower tariff than our other competitors. For example, electronics manufacturing race में वियतनाम हमारा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, लेकिन वियतनाम के ऊपर 20% टैरिफ है, हमारे ऊपर 18% है। और बहुत अच्छा मौका है अब 2013 से हम चाइना +1 स्ट्रैटेजी के बारे सुन रहे हैं। चाइना +1 स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, यानी कि देखो सीधी सी बात है कि 2013 से सुन रहे हैं बात कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन फैसिलिटीज दुनिया भर की चाइना में ही कंसंट्रेटेड हैं। तो कैसे वो डाइवर्सिफाई की जा सकती हैं, कैसे वो रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, और कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैसिलिटीज जो हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज में, मेक्सिको में, वियतनाम में, इंडिया में लेके आई जा सकती हैं। अब वो मौका है। हम 2013 से ये बात सुनते आ रहे हैं, कोविड को गए को भी 6 साल हो गए हैं, लेकिन हम मौका कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ किताबी चीजों पे बातें पढ़ रहे थे। लेकिन आज वो मौका है कि आज हम सक्सेसफुली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं सप्लाई चेन्स को और मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज को अवे फ्रॉम चाइना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे भारत में तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में काफी बढ़ चढ़ के ग्रो कर रहा है, जिसके चलते मोर देन 20 लाख वर्कर्स आर बीइंग एम्प्लॉयड।
और ये जो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, ये और भी एडिशनल सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, असेंबलर्स हैं, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो देयरफॉर बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। एंड देयरफॉर ये जो पिछले एक साल में टेंशंस इंडिया और अमेरिका के बीच में बढ़ी थी, that had also casted a shadow, a dark shadow upon the growing electronic sector in India. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो 25% टैरिफ एप्पल पे इंपोज करेंगे अगर एप्पल इंडिया मेड एप्पल के आईफोन्स अमेरिका में सेल करेगा। और आपको पता है कि मोर देन 25% ऑफ द ग्लोबली जितने भी आईफोन्स बन रहे हैं उसमें से 25% आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं, अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने पिछले कुछ सालों में सब्सिडीज दी हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाई है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमने एप्पल से काफी सारा इन्वेस्टमेंट लिया है, एप्पल यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। वी आर ओनली बिहाइंड चाइना इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द आईफोन्स। सो बहुत बहुत डिफरेंट सिचुएशन और पोजीशन में है हम जितना हम आज से 10-15 साल पहले थे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सो ट्रंप अब यहां पे बात करेंगे डिप्लोमैटिक विन की। इस वीडियो में मैं हार्डली 5-7 मिनट और लूंगा, यहां पे हम डिप्लोमैटिक विन की भी बात करेंगे। सी राजा मोहन का जो आर्टिकल आया है वो ये कहते हैं कि देखो पिछले एक साल में डोनाल्ड ट्रंप बहुत टफ थे मोदी जी के ऊपर, इंडिया के ऊपर, लेकिन हम बहुत पेशेंट रहे, हमने बहुत साहस दिखाया, हमने ये टैरिफ स्टॉर्म को भी बहुत पेशेंट तरीके के साथ हमने सहा, ना हम लड़े, ना हम झगड़े, ना हमने कन्फ्रंट किया, हम रिएक्टिव नहीं हुए, हम इंपल्सिव नहीं हुए, हमने पेशेंस दिखाया। ना तो हमने एस्केलेट किया, ना तो हमने झुके अमेरिका के सामने, नीदर वी कैपिटुलेटेड नॉर वी एस्केलेटेड, वी ऑप्टेड फॉर अ क्वाइट परसिस्टेंट एंगेजमेंट। नाउ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप इसमें यह भी दर्शाता है कि स्ट्रक्चरल है, यहां पे पर्सनालिटी क्लैशेस का मुद्दा नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, जयशंकर वो कह रहे हैं, मोदी जी वो कह रहे हैं। इंडिया अमेरिका के रिलेशन भैया पिछले 25 सालों में स्ट्रेटेजिक बन चुके हैं। एंड देयरफॉर अमेरिका जितना मर्जी हार्श होने की कोशिश करे इंडिया के ऊपर, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इंडिया अमेरिका रिलेशंस दे आर बियॉन्ड एनी इमोशनल कंपोनेंट। इंडिया अमेरिका के रिलेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ इमोशंस, दे आर नॉट बेस्ड ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ पर्सनालिटी क्लैशेस, दे आर बेस्ड ऑन डीप स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। और जब से ट्रंप आए हैं व्हाइट हाउस में, कमेंटेटर्स इन इंडिया एंड अमेरिका दे हैव आर्ग्यूड कि भैया पाकिस्तान और रशिया ये दो फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया अमेरिका के रिलेशन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, कि अमेरिका की बढ़ती दोस्ती पाकिस्तान के साथ और इंडिया का बढ़ता हुआ ट्रेड रशिया के साथ। लेकिन ये डील दिखाती है कि ये दोनों फैक्टर्स इस डील के बीच में तो नहीं आए। चाहे पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नजदीकी थी, चाहे इंडिया की रशिया के साथ नजदीकियां हैं, लेकिन चाहे हम रशिया से बहुत ज्यादा ऑयल भी मंगा रहे हैं, फिर भी ये डील तो साइन होगी ना। ये दोनों फैक्टर्स हमारे इस डील के आड़े में तो नहीं आए। ये डोनाल्ड ट्रंप को पता है, वो व्यापारी दिमाग है उसका। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि भैया $500 बिलियन की ट्रेड डील है, तो अगर इंडिया रशिया से 70-80 बिलियन डॉलर का तेल मंगवा भी रहा है तो क्या ही फर्क पड़ जाना है। डोनाल्ड ट्रंप को भी लार्जर पिक्चर पता है ना कि 150 करोड़ की आबादी है इंडिया में, कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया, ये पता है, हमारा ये स्ट्रेंथ है। तो इंडिया को पता है कि बेशक वो हमको बैकफुट में लेके आने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, बेशक हमको कमजोर, डेड इकोनॉमी, ये सब कुछ कहने की बात कर रहा था। कहा उसने कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, ये है, वो है, लेकिन भैया आप भी तो उतने डेस्परेट हो, अमेरिका भी तो उतना डेस्परेट है इंडिया के साथ ये डील साइन करने के लिए। तो पाकिस्तान और रशिया ये दोनों फैक्टर्स तो बीच में नहीं आए। तो देखो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान रीगेनिंग पैरिटी विद इंडिया। क्या अगर आज इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील साइन हुई है और अमेरिका और पाकिस्तान अच्छे दोस्त हैं भी, तो अमेरिका को भी पता है कि भैया एक ही तराजू पे दोनों इंडिया पाकिस्तान को नहीं तोला जा सकता। जो इकोनॉमिक गैप है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, दैट इज टू वाइड। आप इक्वालिटी नहीं लेके आ सकते हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ऑलराइट, ये बात अमेरिका भी समझता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ड्राइवर है इंडिया अमेरिका के रिलेशन में, इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील को फाइनलाइज करने में, दैट इज द राइज ऑफ चाइना। नाउ यूएसए और चाइना के बीच में स्ट्रक्चरल राइवलरी अभी भी है, जितना मर्जी डोनाल्ड ट्रंप G2 की बात करते रहे। और अमेरिका यह चाहता है कि इंडो पैसिफिक में कोई एक कंट्री ना हो जो डोमिनेंट हो। अमेरिका जो कि मल्टीलेटरलिज्म के आइडिया को हेट करता था, आज अमेरिका एडवोकेट कर रहा है कि इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, साउथ एशिया में मल्टीलेटरलिज्म अलाइव रहे। और हम तो शुरू से ही वसुदेव कुटुंबकम, शुरू से ही हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते आ रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट के टाइम से ही बात करते आ रहे हैं मल्टीपोलैरिटी की। तो हमारी परिभाषा तो यहां पे मल्टीपोलैरिटी की अमेरिका की परिभाषा के साथ मेल खाती है।
चाइना का ग्रोइंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर इज ऑल्सो रीशेपिंग द रीजनल डिप्लोमेसी। हम भी बेवकूफ नहीं है, हमको भी पता है कि हमको चाइना के साथ भी कॉन्टैक्ट बना के रखना है, हमको चाइना के साथ भी रिलेशंस बना के रखने हैं, विच इज वाई एससीओ की मीटिंग में जो तियानजन में हुआ था वहां पे मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में काफी प्यार भी दिखा। दैट वाज द सेम टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ की आंधी लेके आ रहे थे। हमको भी पता है कि पावर रियलिटीज क्या है, तो देयरफॉर चाइना एक इमर्जिंग पावर है, डोमिनेंट पावर है, मस्कुलर पावर है, फाइन, लेकिन हम भी चाइना को और अमेरिका को आइडियलिज्म के नजरिए से, प्रिज्म से नहीं देख रहे हैं। हम भी जो ग्राउंड लेवल पे पावर रियलिटीज हैं उनको समझ के स्वीकार करके ही चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। स्टेबिलिटी साउथ एशिया में हो, इंडो पैसिफिक में हो, ये एक लॉन्ग टर्म चेरिश्ड गोल इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है। ऑलराइट, नाउ अंडर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ये भी कह रहा है साउथ एशिया से लेके ऑल द वे टू अटलांटिक ओशन कि भैया अपना अपना जो रीजन है, चाहे नेटो हो चाहे साउथ एशिया हो, अपना घर अपने आप संभालो, अपना आंगन अपने आप संभालो, अपने रीजन की स्टेबिलिटी की जिम्मेवारी खुद लो, मैं नहीं लेने वाला हूं। एंड देयरफॉर दैट इज ओपनिंग अप स्पेस फॉर अस कि इंडिया के पास स्पेस है कि इंडिया कैन इंश्योर एंड ऑल्सो बी द लीडर एंड ऑल्सो द शेपर ऑफ सिक्योरिटी not only in South Asia but also playing a very significant role in the Indian Ocean region. So therefore इंडिया की प्रमोशन का टाइम है। इंडिया अब एक जूनियर पार्टनर नहीं रहा अमेरिका का, इंडिया बल्कि एक रीजनल स्टेबलाइजर बन चुका है साउथ एशिया से लेके इंडियन ओशन तक। एंड ऑल्सो अंत में जाते जाते ये भी बात बताना चाहता हूं, दशकों से हम बहुत डिफेंसिव ट्रेड पॉलिसी फॉलो करते आए थे, हमारे माइंड में एक कॉलोनियल पास्ट का भी डर था। आज उन सब एप्रीहेंशंस और उन सब परसेप्शंस को ओवरकम करके आज हमने एक के बाद एक इन कंट्रीज के साथ एफटीए डील साइन करी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोपियन यूनियन एंड नाउ द डील विद अमेरिका। सो देयरफॉर ये दिखाता है कि इंडिया और ज्यादा अग्रेसिवली और असर्टिवली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहता है। इंडिया इज वेरी इंटरेस्टेड टू कोऑपरेट एंड इंटीग्रेट मोर ग्लोबली एंड इकोनॉमिकली with these countries across all sectors, across all economic sectors. And this is also rooted in the logic कि इंडिया का इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन क्लोजर टाइज विद द वेस्टर्न मार्केट्स एंड द वेस्टर्न कैपिटल। वी हैव द टैलेंट, वी हैव द स्किल सेट, वी हैव द डेमोग्राफिक एडवांटेज, well the western countries have abundant capital. When it mixes together, that is what would lead to the development of विकसित भारत। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आपका क्या विचार है इस डील के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दोस्तों, हमारा एक एपिक कोर्स चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स के छात्रों के लिए। पूरे 15 महीनों के करंट अफेयर्स को हम थीम वाइज और सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं, ओनली एट द प्राइस ऑफ 3499। प्लीज डू कॉल एट द टोल फ्री नंबर टू गेट एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।